बड़ी जो कंपनी होती है दे हैव अ फुल टाइम सीएफओ ही टेक केयर ऑल द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ऑडिट। मगर एसएमईज और एमएसएमई जो छोटे बिजनेस होते हैं वहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है फॉलो नहीं होता है। ज़्यादातर एमएसएमई जो होते हैं मतलब उनको ये पता नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली प्रॉफिट है कि लॉस है। छोटे बिजनेस ओनर का माइंडसेट जो होता है कि वो टर्नओवर कितना हो रहा है और बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, मगर वो रियलिटी नहीं है। वो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी अगर चाहिए तो दे हैव। अच्छा, एमएसएमई जब लॉस में जाते हैं तो बैंक की तरफ भागते हैं, फिर जब प्रॉफिट आता है तो इंटरेस्ट ही पे करते रहते हैं। लोन की रिक्वायरमेंट क्यों है वो डिफाइन होना चाहिए। लोन आप ले रहे हो तो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है वो पता होना चाहिए। जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न कब आएगा वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है आपको तो फिर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फाउंडर्स को एक बात बताओ कि कब अपना सीएफओ या फाइनेंस हेड चुनना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में अगर सीएफओ चुनने का है, फुल टाइम सीएफओ होते हैं, और जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो होता है कि वर्चुअल सीएफओ। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर। आप बहुत सारे फाउंडर्स को हेल्प कर रहे हो और जिस सब्जेक्ट में हेल्प कर रहे हो वो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में समुंदर है, जो कि फाइनेंस। मुझे लगता नहीं कि हर फाउंडर को पहले फाइनेंस समझ में आता होगा, फिर वो 4-5 साल बाद जब उसकी कंपनी थोड़ी बड़ी होने लगती होगी तब वो फाइनेंस समझने की कोशिश करता होगा। सही जा रहा हूँ सर मैं? एब्सोल्युटली राइट है। तो बताइए सर, पहले तो आप किस तरह से हेल्प करते हैं एक एंटरप्रेन्योर को? हम क्या कर लेते हैं कि वी प्रोवाइड द वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज। नॉर्मल क्या होता है कि बड़ी जो कंपनी होती है कि दे हैव अ 1000 करोड़ टर्नओवर, 2000 करोड़, 500 करोड़ टर्नओवर, दे हैव फुल टाइम सीएफओ हाँ। एंड ही टेक केयर ऑल द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ऑडिट, फंड रेजिंग एक्टिविटी वगैरह से वो कर लेता है वहाँ पे। मगर जो एसएमईज और एमएसएमई जो छोटे बिजनेस होते हैं कि दे हैव 10 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़ टर्नओवर, तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे बहुत जगह ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो फॉलो नहीं होता है, या अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे कि छोटे बिजनेस ओनर उनको फॉलो कर सके। तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एज अ वर्चुअल सीएफओ करके दैट वी इम्प्लीमेंट द फाइनेंशियल प्रोसेस इन द एसएमईज और एमएसएमई also in the startup, and they wanted to grow multifold। हम्म। तो वहाँ पे ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो वही अभी ऐसा लगता है कि ज़्यादातर एमएसएमई जो होते हैं मतलब उनको ये पता नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली प्रॉफिट है कि लॉस है। क्योंकि क्या होता है कि छोटे बिजनेस ओनर का माइंडसेट जो होता है कि वो टेक्निकल नॉलेज होता है उनको, और उनको कि टर्नओवर कितना हो रहा है और बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। अपना टर्नओवर बढ़ने के बाद आज उनके हमारे बैंक में ऑटोमेटिकली पैसे आ सकते हैं, मगर वो रियलिटी नहीं है वैसे। क्योंकि क्या है कि हर एक बिजनेस को अगर एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी अगर चाहिए तो दे हैव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इन देयर बिजनेसेस। तो वो कैसे आ सकती है, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं जो ऑफिसेस और जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हैव अ सिस्टम कि रिव्यू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हाँ। एंड P&L ऑन मंथली बेसिस। और वहाँ पे वो क्या कर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि इस महीने में हमारा एक्चुअल टॉप लाइन कितना हुआ है, कहाँ से हमारा ज़्यादा बिजनेस हो गया, कौन से वर्टिकल में हमारा ज़्यादा ग्रो हुआ है, हमारा ग्रॉस मार्जिन कितना है, हमारा ईबिटा कितना है, पीबीटी कितना है, वो सब एनालिसिस होता है। मगर यहाँ पे छोटे बिजनेस में नहीं होता है। तो बिकॉज़ ऑफ उनको पता नहीं चलता कि अरे प्रॉफिटेबिलिटी कितना आ रहा है हमारे ही बिज़नेस के थ्रू, डे टू डे एक्टिविटी के थ्रू। तो उनको क्या करना चाहिए, हर एक बिज़नेस ओनर को दे हैव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस। तभी उनको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं और आफ्टर प्रॉफिट हमारा पैसा कहाँ पे है। राइट। पर एक बात बताओ संतोष जी कि अगर मान लो कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो 2-3 साल तक तो उसको नहीं पता चलता। मान लो सुष्मिता ही अपना स्टार्टअप करना चाहती है, एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है, तो ये थोड़ी रख पाएगी वर्चुअल सीएफओ या स्टार्टिंग में थोड़ी बात कर पाएगी उस चीज़ की। नहीं, वो क्या है कि आपको बिज़नेस कितना बड़ा करने का है, उसके ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें फाइनेंशियल पर सिस्टम। वो तो वक़्त के साथ होगा ना? नहीं, इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल बिज़नेस और अभी जो स्टार्टअप जो प्रोसेस चल रहा है अभी इंडिया में, बहुत एग्रेसिवली स्टार्टअप हो रहे हैं और एग्रेसिवली बहुत सारे स्टार्टअप प्रोसेस फॉलो भी करते हैं।
अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करता है तो ठीक है कि आप अज़्यूम कर सकते हैं, ठीक है, हम 2-3 साल के बाद में ये सब सिस्टम या 5 साल के बाद में सिस्टम हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएँगे। मगर आपको अगर स्टार्टिंग से लेके 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ तक लेके जाने का है, तो आपके स्टार्टअप में फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ टू बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम फर्स्ट डे। हुँ। तभी तो वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है, उनके पास 5 करोड़ का, 10 करोड़ का बिजनेस है। 5 करोड़, 10 करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल बिजनेस फॉर एसएमईज़ एमएसएमई का अच्छा बिजनेस होता है। फिर भी उनके पास क्या होता है कि सिर्फ़ एक अकाउंटेंट होता है और वहाँ पे सिर्फ़ परचेस और सेल्स का इनवॉइसिंग और बैंकिंग के ट्रांज़ैक्शन अकाउंटिंग होते हैं। मगर वहाँ पे जो एक्चुअल जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, वो किया नहीं जाता है। अगर स्टार्टअप में क्या है कि आपको सिर्फ़ टर्नओवर चेक करने का है और बैंक बैलेंस चेक करने का है, तो ठीक है कि वो तो पता चलेगा कैसे भी आपको। मगर एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपको ठीक तरह से और एनालिसिस करने का है और आपका एक्सपेंसेस के ऊपर अगर कंट्रोल चाहिए, कैश फ्लो के ऊपर कंट्रोल चाहिए, तो आपको ये सिस्टम में होना चाहिए स्टार्टअप में फ्रॉम फर्स्ट डे। अगर ट्रेडिशनल करना चाहते हैं तो फिर ओके है, मगर अभी लोगों को उतना पेशेंस नहीं कि बिज़नेस ग्रो करने का है। तो कैश फ्लो पॉज़िटिव और कैश फ्लो प्रॉफ़िटेबल, ये दोनों में क्या डिफ़रेंस है? इसमें 2 कांसेप्ट है, एक तो कि बिज़नेस प्रॉफिट और दूसरा है कि कैश फ्लो। तो कैश फ्लो और प्रॉफिट बिज़नेस का कभी भी सेम नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट हाउ डू यू आरआईयू की कैलकुलेट कैसे करते हैं बिज़नेस में, कि वहाँ पे हमारा आपको भी पता रहेंगे, सब लोगों को पता है कि वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हुँ, हुँ। कि साल में एक बार प्रिपेयर होता है, कि बिकॉज़ ऑफ इनकम टैक्स का वहाँ पे मैंडेटरी होता है, ठीक है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो तो आपको बनाना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस किया तो प्रॉफिट है आपको मिल जाएगा। तो सिंपल फंडा है आपका कैलकुलेशन करने का प्रॉफिट। तो कैलकुलेट तो होता है कि आपने इस महीने में आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, मगर 2 लाख रुपए आपके बैंक में है क्या? नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो साइकिल है और आपके जो कैश फ्लो रियलाइजेशन का साइकिल है, तो वो सेम नहीं है। इस महीने में जो भी आपने सेल किया है, वो सेम पेमेंट से आपके अकाउंट में सेम मंथ में नहीं आएँगे, क्योंकि अभी ये सेमी और एमएसएमई में क्या होता है कि उनके जो क्लाइंट होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उनको ऑब्वियसली क्या करना पड़ता है कि क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है कि 30 डेज़, 60 डेज़, हुँ। 40 डेज़। तो अगर 45 डेज़ का क्रेडिट दिया, तो इस महीने में अगर आपने इनवॉइसिंग किया तो उसका आपको नेक्स्ट महीने में या उसके नेक्स्ट महीने में उसको पेमेंट आ जाएँगे। तो फिर क्या है कि इस महीने प्रॉफ़िट तो दिख रहा है, मगर उसका रियलाइज़ेशन आपको 2 महीने के बाद में होगा। वैसे सिमिलर दूसरे पेमेंट्स के एंगल में भी होता है कि आपने परचेज़ किया रॉ मटेरियल, तो उसका पेमेंट आपको 15 डेज़ के बाद में करने का है। तो वो भी होता है कि इस महीने में नहीं, दूसरे महीने में किया। दूसरा होता है कि आपका स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, और उसके बाद में सबसे बड़ा इम्पैक्ट कैश फ्लो में इसके वजह से होता है कि आपका कैपिटलाइज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक तो होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया आपने, तो आपको तो पहले स्पेंड करना पड़ेगा। और उसका जो रियलाइज़ेशन है आपको 3, 4, 5 साल के बाद में आएँगा, कि प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री खड़ी करने की, ऑफ़िसेज़ खड़ा करने का है। उसका तो पहले पैसे खर्चा करेंगे, उसके बाद में आपको थोड़ा-थोड़ा करके कलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए फिर प्रॉफ़िट और कैश फ्लो आपका कभी भी सेम नहीं होता है। अगर आपको कंट्रोल करने का है, तो हर महीने आपको प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट और हर महीने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो आपको रिव्यू करना पड़ेगा। हर महीने। हर महीने करना पड़ेगा। तो अगर हर महीने किया, तो यू कैन बी एबल टू कंट्रोल। अच्छा, एमएसएमई जब लॉस में जाते हो तो बैंक की तरफ भागते हैं, फिर जब प्रॉफ़िट आता है तो इंटरेस्ट ही पे करते रहते हैं। तो इससे बचने का सही तरीका क्या है किसी एमएसएमई के लिए? सबसे पहले क्या होता है कि हाउ डू यू यूटिलाइज़ योर फंड्स, उसके बेसिस पे ये जो आपके लोन्स के जो इश्यूज़ हैं, वो क्रिएट होते हैं। कि सबसे पहले क्या, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट क्यों है, वो डिफ़ाइन होना चाहिए। और लोन आप ले रहे हो, तो उसका यूटिलाइज़ेशन कहाँ पे हो रहा है, वो पता होना चाहिए। और यूटिलाइज़ेशन करने के बाद में कि आपको जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न कब आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है आपको, तो फिर भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो प्रॉपर सिस्टम के थ्रू पता चलेगा कि हमारा
जिस रेशियो से हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो उस रेशियो से हमारा फंड्स का रिक्वायरमेंट बढ़ता है ऑब्वियसली। मगर क्या होता है वहाँ पे कि लोगों का जो होता है कि फंड्स कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बिजनेस में ये पता होना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म फंड जो है वो रेज होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का है, हुँ, का जो रियलाइजेशन है आपको तुरंत नहीं मिल सकता। तो उसके लिए आपको क्या कि 5 साल का बाद में रीपेमेंट होने वाला है, तो वैसे फंड्स के आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो मशीनरी खरीद लेते हैं लोन पे, हैवी मशीनरी खरीद लेते हैं, फिर उनकी ईएमआई जारी होती है। तो वो बिज़नेस कैसे ब्रीथ करे फिर? तो उनके लिए क्या है कि उनको लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करना पड़ेगा। बैंक से भी वो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, हुँ, वो ले सकता है। या फिर ये होता है कि फिर अभी कि स्टार्टअप जैसे होता है कि ठीक है आपको इक्विटी या फिर इन्वेस्टर्स है उनके थ्रू आपने फंड रेज किया, तो इन दैट केस यू नो नीड टू पे ईच एंड एवरी मंथ ईएमआईज़। तो आपको फिर 3 साल का 5 साल का टेन्योर आप ले सकते हैं और वहाँ पे आप कैपिटलाइज़ ये कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू वहाँ पे आप यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। और इसमें इसी के लिए प्रॉब्लम आती है कि यूटिलाइज़ेशन से यानी क्या होता है कि ये कोई 10 लाख का एक मशीनरी लेने का है और उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं, तो वो क्या कर लेते हैं कि आपका वर्किंग कैपिटल है, जो डे टू डे बेसिस पे यूटिलाइज़ेशन होता है ना, तो लोग क्या करते हैं वहाँ से ही कुछ एडजस्टमेंट्स या जो मैनेज करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे 1-2 महीने हमारे जो सप्लायर्स हैं उनको होल्ड करवाएँगे या फिर ये होता है कि कुछ लायबिलिटीज़ है उसको हम थोड़ा डिफ़र करेंगे। तो वैसे करके मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मगर ये ऐसा अगर मैनेज किया तो बाद में क्या होगा कि पैसा आपको मैनेज करना शुरू करेगा। एब्सोल्यूट राइट। तो ये भाग-दौड़ करने का है तो सबसे पहले कि आपका जो फंड्स है कैसे यूटिलाइज़ेशन करते हैं, तो लॉन्ग टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट कर लो। हुँ। एक बात और आती है इसमें, मतलब एमएसएमई है ना, कभी सेटल नहीं होता है, मतलब 10-10 साल तक वो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि बिज़नेस हमें चला रहा है कि हम बिज़नेस को चला रहे हैं। तो इस टाइप से कैसे बाहर निकले? उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ट्रैप से बाहर निकलने का है ना, सबसे पहले उनको तो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसके ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा कि अभी बहुत सारे जो बिज़नेस ओनर हैं, करते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो नहीं भी करते हैं। कि अब अगर आपका है कि इस साल में आपने अगर 1 करोड़ का टर्नओवर किया, तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट आपको होना चाहिए कि 2 करोड़ करने का है, 5 करोड़ करने का है। अगर 2 करोड़ करने का है, तो उसके लिए व्हाट आर द रोड मैप क्या है? और रोड मैप के बाद में हाउ मच फंड्स यू विल रिक्वायर्ड, तो पता होना चाहिए। तो बहुत बार होता है कि लोग क्या कर लेते हैं कि टारगेट नहीं रख पाते हैं, टारगेट सेट नहीं किया, तो बजटिंग नहीं हो पाता। प्रॉपर बजटिंग नहीं हो गए तो फिर कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे होगा? नहीं हो पाता। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये सब प्रॉब्लम तो आएँगी और फिर क्या है कि जो बिज़नेस ओनर हैं, तो उनको ये सब स्ट्रगल करना पड़ता है, भाग-दौड़ करना पड़ती है। फिर वहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस कहाँ पे ज़्यादा हो गए, वो देखते हैं मगर प्रॉपर मैनर से वो ये नहीं होते। कि मैनेजमेंट नहीं हो पाती। तो उनके लिए क्या है कि अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने का है आपके बिज़नेस को या आपके ऑर्गेनाइज़ेशन को, तो उसके लिए क्या है कि आपके जो फाइनेंशियल रिव्यू सिस्टम है, हर 1 महीने आपके बिज़नेस में होना चाहिए। मैं बहुत सारे बिज़नेस ओनर को जब मिलता हूँ, तो उनको एक ये जो क्वेश्चन है सबको पूछता हूँ कि आप कौन से रिपोर्ट आप रिव्यू करते हैं मंथली बेसिस पे? तो बहुत सारे लोग होते हैं कि सिर्फ़ हम टर्नओवर देखते हैं कि इस महीने में हमारा टर्नओवर कितना हो गया है, वो देखते हैं और बाकी की चीज़ जो है वो रिव्यू नहीं हो पाता है। तो बाकी की बहुत सारी चीज़ होती है कि आपको रिव्यू करना चाहिए कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? आपका फिर मार्केटिंग कॉस्ट कितना परसेंटेज हो रहा है? जितना आपका बजट है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? एम्प्लॉयी कॉस्ट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? उसके बाद में फाइनेंस कॉस्ट है। तो फाइनेंस कॉस्ट में तो लोग क्या कर लेते हैं कि हायर इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेते हैं। तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लिया, तो उसका जो फैक्टरिंग है, आपने जब आगे कॉस्टिंग करते तो उस समय लिया है कि नहीं, तो वो सब एनालिसिस होना चाहिए। तो आपका जो ग्रोथ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं कि नहीं। तो एज़ अ वर्चुअल सीएफ आप एक, आपने इतने साल काम किया है, एक बहुत सिंपल सी बात पता बहुत प कोशिश, मतलब आप एक बात बताना मुझे कि
मतलब आदमी फंड डालता रहता है, काम करता रहता है, फंड डालता रहता है, काम करता रहता है बिजनेस के अंदर, तो उसको एक कब रियलाइजेशन होता है कि यार मेरे को फंड नहीं डालना है, बिजनेस बंद कर देना है, या फिर और फंड डालूंगा तो ये मेरा काम चलता रहेगा? कोई ऐसा कोई फॉर्मूला प्रूवन आप लोगों ने निकाला हो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर? इसमें प्रूवन फॉर्मूला नहीं है, मगर सिस्टम है। हम्म। तो वो सिस्टम क्या है कि अगर उनको ये जो फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? वो लोग क्या कर लेते हैं कि फाइंड आउट नहीं कर पाते। अगर कोई आपके बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप किसके पास जाते हो? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो आपको डॉक्टर सही दवा देता है, फिर वो ठीक होता है। तो फिर अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको किसके पास जाना चाहिए? फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। तो मगर लोग क्या कर लेते हैं कि उनके पास जो नॉलेज और स्किल्स है, या उनके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी के बेसिस पे खुद ही डिसीजन लेते हैं कि अगर हमारा अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हमें एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो कौन से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हो, तो उसको हमारे कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसका एनालिसिस होना चाहिए। वो कौन कर सकता है? जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वही कर सकता है। अगर आप खुद के जो एक एनालिसिस है, खुद का जो इन्फॉर्मेशन है, उसी के बेसिस पे करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हम मेडिकल में जाके खुद का ही ये जो टैबलेट चाहिए वो लेके फिर हमें रिकवर करने जैसा होगा। तो अगर वो वैसे अगर सिचुएशन है, तो फिर ऑब्वियसली फिर वो ज़्यादा दिन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रो नहीं हो पाएगा। और अगर शटडाउन भी करने का है, तो उसके लिए भी कि प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। मेरे पास एक क्लाइंट था, उसमें था कि पार्टनरशिप में है। तो पार्टनरशिप में क्या है कि प्रॉफिट आते थे। एक जो पार्टनर है, वो हर महीने सैलरी ड्रॉ करता था। दूसरा पार्टनर है, उनके मल्टीपल बिजनेस है, तो उस बिजनेस से सैलरी वो ड्रॉ नहीं करता था। तो फिर बाद में रियलाइज होगा, जब हमने ये प्रोसेस शुरू किया, तो उनको पता चलेगा अरे हमने इस बिजनेस में अमाउंट है, सो एंड सो अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट की, मगर अभी तक मैंने 4 साल हो गए, एक भी रुपए हमने कभी विड्रॉल नहीं किया, और मेरा जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए कि कब हमने विड्रॉल करना चाहिए बिजनेस में। तो ये सब चीज़ें होता है कि जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि हमें कौन से फाइनेंशियल डिसीजन कब लेने का है, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएँगे। उसके लिए एक्सपर्ट तो चाहिए ही चाहिए, बिना एक्सपर्ट के फिर काम नहीं हो पाएगा। वो आपको सजेस्ट करेगा कि इतना आपको लेना चाहिए, इतना नहीं लेना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट लीकेज क्या होता है? मतलब कि मतलब कि अब भैया प्रॉफिट बन तो रहा है पर गायब हो रहा है। इसका मतलब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपको जितना प्रॉफ़िट होना चाहिए, आपने प्रोजेक्टेड किया है कि मुझे 10 करोड़ का बिज़नेसेस है, और उसके अगेंस्ट मुझे 10% का प्रॉफ़िटेबिलिटी रहेगा, 1 करोड़ तो कम से कम मेरे प्रॉफ़िट बनना चाहिए। हुँ। मगर वो नहीं बन रहा है। तो वहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है? तो होगा कि ऑब्वियसली कि जितना आपने एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, उतना हुआ नहीं, ज़्यादा हुआ है उससे। तो वहाँ पे आपका लीकेजेस हो गया कि एक्सेस कॉस्ट गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा है। वो एक लीकेजेस हो गए कि वहाँ पे आपको एक्सेस एक्सपेंसेस हो गए। तो बिकॉज़ ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू गेट एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गए। दूसरा है कि प्रॉफ़िट हो रहा है, मगर दैट प्रॉफ़िट इज़ नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इंटू कैश। बैंक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, हमारे एक्सपेक्टेड टाइम है उस समय। तो उसके लिए क्या है कि आपको जो कैश टू कैश सिस्टम जो है, वो यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, हाउ यू कैन गेट मनी ऑन टाइम, विद इन टाइम फ्रॉम मार्केट। और वहाँ पे ब्लॉकेजेस कहाँ पे आपके, अगर ये 2 चीज़ें आपने अच्छी तरह से एनालाइज़ किया, तो उस समय फिर यू कैन एबल टू फाइंड आउट कि हमारे बिज़नेस में प्रॉफिटेबिलिटी में लीकेजेस है, या फिर आपके कैश फ्लो में लीकेजेस है। अच्छा, आजकल सारे फाउंडर फंडिंग के पीछे भाग रहे हैं, पर किसी को फंडिंग रेडी फाइनेंशियल सिस्टम नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों? फंड तो है कि हर एक बिज़नेस ओनर को चाहिए कि विदाउट फंड तो बिज़नेस नहीं हो सकता। मगर सबसे पहले क्या है कि अगर जो भी फंड्स मिले, तो उसका यूटिलाइज़ेशन कैसे करने का अगर उनको पता नहीं है, तो फंड जो भी लिया है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा आपके बिज़नेस में। तो ऑब्वियसली 1 साल में, 2 साल में वो गायब हो जाएगा सब। 22-22 बिलियन डॉलर की कंपनी खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता है। तो ये तो उसके लिए क्या है कि फंड्स लेने के पहले आपको उसके सिस्टम जो है, प्रॉपर सिस्टम पता होना चाहिए कि हम यूटिलाइज़ेशन कहाँ पे करने वाले, और उसका फिर रिटर्न कब मिलने वाला है आपको। तो अगर पता है, तो आप कितना भी फंड्स
आप रेस कर लो, उसको अच्छी तरह से आप यूटिलाइजेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो स्टार्टअप है वो यूनिकॉर्न होने में टाइम नहीं लगेगा। मगर फाइनेंशियल सिस्टम अगर बिजनेस में नहीं है, स्टार्टअप में नहीं है, तो मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। अच्छा, फाउंडर्स को एक बात बताओ कि कब अपना सीएफओ या फाइनेंस हेड चुनना चाहिए? क्योंकि सस्ते तो आते नहीं है फाइनेंस हेड, तो कब कौन से पॉइंट पे? ऑर्गेनाइजेशन में अगर सीएफओ चुनने का है, तो ऑब्वियसली क्या है कि 2 टाइप में आता है। अभी क्या है कि फुल टाइम सीएफओ होता है, और जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो होता है कि वर्चुअल सीएफओ। तो उसमें है कि अगर आपका छोटा बिज़नेस है और आपको ज़्यादा ग्रो करने का है, 3, 4, 5 साल में आपको 100 करोड़ के ऊपर लेके जाने का है, तो यू कैन गो विद द वर्चुअल सीएफओ, ये है कि। और दूसरा है कि अगर आपका बिज़नेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और फिर वहाँ पे आपको चाहिए, तो उस समय आपको 50 करोड़, 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो आपको वहाँ पे फुल टाइम सीएफओ की रिक्वायरमेंट है। बहुत बार हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि हम आपको फुल टाइम चाहिए कि वर्चुअल चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा बिज़नेस है और बट लोग तो ये सोचते हैं ना, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ मतलब छोटी कंपनी से सोचते हैं कि ये तो वर्चुअल सीएफओ या सीएफओ ये बड़ी कंपनी के चौंचले हैं, बड़ी कंपनी वाले ही रखते हैं। तो कितना मिथ और कितना सच्चाई है इसमें? वर्चुअल सीएफओ यानी क्या है कि वन एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ आप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में ही चाहिए, तो करना ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। आप अगर आप दूसरे कोई ऑर्थोपेडिक्स को दिखाएँगे, तो फिर वो काम नहीं, वर्कआउट नहीं करेगा। तो वही है कि अगर आपके बिज़नेस को आपको बड़ा करने का है, तो फिर वो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, विदाउट फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारा बिज़नेस बड़ा होगा, तो पॉसिबल नहीं है वो। राइट। ये वर्चुअल सीएफओ का मार्केट कितना बड़ा है अभी राइट नाउ? ये क्योंकि अभी देखा जा रहा है ये कंपनी में तब्दील होता जा रहा है धीरे-धीरे। जैसे रिक्रूटमेंट कंपनी होती थी, तो अभी वर्चुअल सीएफओ की कंपनी बन रही है। राइट। अभी क्या है कि पहले वर्चुअल सीएफओ कंसेप्ट इतना नहीं था पहले, एक 4-5 साल पहले इतना नहीं था। बाद में क्या हो गया कि लोगों को अवेयरनेस थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगा है, और अ, ह फुल टाइम सीएफओ की रिक्वायरमेंट उतना नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में, और उतना ज़्यादा 2-3 लाख रुपए सैलरी देके कोई स्टार्टअप फुल टाइम सीएफओ अपॉइंट नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या है कि मार्केट तो अभी वैसा कैलकुलेट या नंबर अवेलेबल नहीं है कहाँ पे कितना है, मगर बहुत एक्सपोनेंटली बढ़ रहा है वर्चुअल सीएफओ। और आगे जाके एसएमई और एमएसएमई में ये मार्केट है और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अच्छा, ऐसे ऐसे कौन से 3 डिसीज़न हैं, जो वर्चुअल सीएफओ के आने पर ले लिए जाने चाहिए, जो ट्रेडिशनल बिज़नेस वाले नहीं ले पा रहे हैं? आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है, वो कितना है आपको कैलकुलेट करना चाहिए। अगर कोई मैं मोबाइल परचेस कर रहा हूँ, तो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, वो बड़ी कंपनी डिसाइड कर लेती है। मगर कोई एसएमईज़ है, तो उसको अगर कोई प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का है या सोफ़ा मैन्युफैक्चरिंग करने का है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, वो माइक्रो लेवल के ऊपर वो कैलकुलेट नहीं होता है एमएसएमई में। वो अज़्यूम कर लेते हैं कि ठीक है कि हम इसका अगर ₹5000 कॉस्ट है, तो थोड़ा हम उसके ऊपर 20% मार्जिन और ओवरहेड्स ऐड करके हम उसको 6, 7, 8, ₹10,000 में बेच देंगे। मगर वो क्या हो गया है कि वो अज़म्पशन बेसिस पे वो डिसीजन लिए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हमने कितना रॉ मटेरियल किया, मगर माइक्रो लेवल के ऊपर वो कैलकुलेशंस नहीं हो पाता। सबसे पहले ये कि सीएफओ, ये जो बिज़नेसेस है उसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज़, अगर सर्विसेज़ दे रहे, तो उसका कॉस्ट कितना है, वो उनको पता चलता है। ऑन दैट बेसिस दे कैन डिसाइड कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, कितने में बेचना चाहिए और कितने में नहीं बेचना चाहिए। अगर वहाँ पे ठीक है कि कहाँ-कहाँ पे डिसीज़न भी लेने पड़ते हैं कि नहीं, हमारे कॉम्पिटिशन्स है, तो हम मार्जिन नहीं, हम लोअर मार्जिन के ऊपर भी बिज़नेस कर सकते हैं। मगर मार्जिन कितना है वो आपको पता होना चाहिए कि बिफोर टेकिंग एनी ऑर्डर्स। तो ये हो उसके बाद में होता है कि जो फाइनेंशियल रिव्यू सिस्टम है, जो फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स हैं, वो इम्प्लीमेंट होता है हर एक बिज़नेस में, जब वर्चुअल सीएफओ और सीएफओ ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। तो उसका क्या होता है कि हर महीने ओनर को पता चलता है कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो और कहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो। अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या रिपोर्ट रिपीट करने का आगे जाके, और गलतियाँ कर रहे हैं तो उसी समय आइडेंटिफाई होगा
और उसको आप क्या कर सकते हैं, उसी समय वो गलती को एलिमिनेट कर सकते हैं, एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, और उसको जो पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग करवा के हुँ। तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने बहुत लोगों को, मतलब जिनको फाइनेंस का ज्ञान नहीं था, उन्होंने आपने बहुत लोगों को सिखाया कि फाइनेंस ऐसा होता है। तो कोई मेंटल बैरियर आपने देखा? बहुत बार होता है कि लोगों को लगता है कि ठीक है कि मैं एसएमई और एमएसएमई में कि बहुत सारा भी है कि मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है सब चीज़ें कि मुझे अभी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर 10 साल से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी आपका बिजनेस अगर 10 करोड़ के ऊपर नहीं गया, फिर भी आपका बिजनेस अगर 25 करोड़ के ऊपर नहीं गया, तो फिर आपने क्या किया आपके लाइफ में? बट ये तो ज़रूरी नहीं है ना सर। नहीं, ज़रूरी नहीं है, मगर उसमें क्या है कि वही मैं आके बोलता हूँ कि अगर आपको बिज़नेस को ग्रोथ मल्टीफ़ोल्ड करने का है, तो इसकी ज़रूरत है। मतलब होगा ही होगा क्या? मतलब आप ये बोल रहे हो कि एक वर्चुअल सीएफओ रख लिया तो मतलब आप 100 करोड़ कर लोगे, ऐसा? नहीं, उसमें क्या ऐसा है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब धंधा ही नहीं आ रहा पर वर्चुअल सीएफओ रख लिया। नहीं, वो तो नहीं ना, इसमें क्या है कि धंधा आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बजटिंग कितना है, उसी के बेसिस पे आप वर्चुअल सीएफओ का अपॉइंटमेंट करेंगे, और उसके बाद में फिर वो आगे जाके सिस्टम में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपका धंधा नहीं आ रहे हैं, तो वर्चुअल सीएफओ भी कुछ नहीं कर सकता है। हाँ। तो सबसे पहले है कि आपके पास बिज़नेस लाने के भी वहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए। अगर बिज़नेस नहीं है, तो आगे जाके वर्चुअल सीएफओ क्या कर सकता है, नंबर नहीं है। तो हमारे पास एक फाइनेंशियल सिस्टम होती है कि डेटा, रिपोर्ट, उसको एनालिसिस करने का, एक्शन प्लान, उसके बाद में यू विल गेट पॉजिटिव रिज़ल्ट। अगर डेटा है, तो अगर धंधा नहीं आ रहा है तो डेटा आपको बता देंगे ना। धंधा नहीं आ रहा है, हमें बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। धंधा नहीं आ रहा है तो फिर हमें कौन से एक्सपेंसेस हैं वो कट करना चाहिए, और हमें हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि कौन से बिज़नेस को सर्विसेज देना है या नहीं देने का। तो लास्ट मंथ में मैं एक एंटरप्रेन्योर्स या बिज़नेस को मिला। बिज़नेस छोटा था उनको। उनको बता दिया कि आपको पहले उसको बिज़नेस बड़ा कर लो। ये जो हमारी फीस जो है या चार्जेस है वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ क्या है कि अल्सो वी डोंट वांट टू कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लेके दैट हम सर्विसेज दें, दैट इज़ नॉट करेक्ट वे। तो अगर बिज़नेस को ग्रो करने का है, देन ओनली दैट यू हैव टू टेक दिस। अच्छा, लोग तो सिर्फ मुनाफा समझते हैं, कैश फ्लो, एबिटा, वर्किंग कैपिटल ऐसे शब्दों से डरते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, इसमें कैसा है कि ये शब्द बड़े हैं, मगर ये नॉर्मल ये हैं कि वर्ड्स हैं। तो कैश फ्लो क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर वो हर महीने रिव्यू करते हैं, तो उनके लिए इतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो कैश फ्लो है कि ठीक है कि अपना रिसीट कितना हुआ है, पेमेंट कितना हो गया है, तो इस महीने में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, वो पता चलता है। तो ईबिटा है, ईबिटा तो क्या है कि अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टॉप लाइन टू बॉटम लाइन है, वो रिव्यू करते हैं, तो उस समय आपको पता चलता है कि हमारा ग्रॉस मार्जिन कितना है, ईबिटा कितना है और पीबीटी कितना हुआ है। तो ये वर्ड भी हेवी रहेंगे, तो उसका क्या है कि उन्होंने इसके पहले कभी यूज़ नहीं किया, बिकॉज़ ऑफ दैट कि दे थॉट कि अरे ये सब हेवी वर्ड से हमें उससे दूर रहना चाहिए। मगर क्या है कि हमें भी होता है कि अगर आप नई-नई अगर जिम शुरू की, तो ऑब्वियसली दैट अगर कुछ एक्सरसाइज़ करेंगे या वेट ज़्यादा उठाएँगे, तो ऑब्वियसली आपको हेवी लगेंगे ना वो तो। तो वहाँ पे क्या है ऐसे कि हैबिट्स नहीं हमें। तो वैसे ही कि बिज़नेस में भी हो है कि ये सब चीज़ें अगर पहले हम इम्प्लीमेंट नहीं किया, और ये सब चीज़ें आपको अगर फर्स्ट टाइम बोलेंगे तो थोड़ा एक्सेप्टेंस कम होता है। राइट। तो अगर एक बार हैबिट शुरू किया, प्रोसेस शुरू की, तो देन यू विल नो कि ये सब चीज़ें वो तो कॉमन है। अच्छा संतोष जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे है। अगर अपन ने फाइनेंस की बात करी और कोई केस स्टडी की बात नहीं करी तो मज़ा नहीं आएगा। तो कोई ऐसी केस स्टडी बताओ जिसमें आपके पास कोई बिज़नेस ओनर आया हो और जो डेटा पॉइंट समझ के उसने अपना बिज़नेस को बड़ा बना लिया हो? राइट। बहुत सारे हैं, तो मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि नाम नहीं बता सकूँगा क्योंकि हमारा जो नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट्स होते हैं। मगर एग्ज़ाम्पल तो बता सकता हूँ कि हमारे पास एक कार रेंटल बिज़नेस ओनर थे। कोविड के बाद में आपको पता है कि 2 साल ट्रैवलिंग अलाउड नहीं था। हुँ। तो उस केस में उनका पूरा जो बिज़नेस है, वो तो बैंकरप्ट हो गया।
तो उसके बाद में हमने बिजनेस से शुरू किया, उनको गाइड करना शुरू किया। आज के डेट में उनके ऑफिस में 2 इयर्स का अकाउंटेंट है, फ्रेशर ज्वाइन हो गया था, अभी 2 साल से हम ये प्रोसेस बिल्ड कर रहे हैं। 2 इयर्स एक्सपीरियंस अकाउंटेंट, ही क्लोज द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन एवरी 15, और वहाँ पे पता चल रहा है कि हमने कितना एक्सपेंसेस किया, इनकम किया, और उनको पता है कि हमने कितना बिजनेसेस टॉप लाइन किया तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, हमने सेल किया तो फिर हम प्रॉफिट में आएंगे, उनको पता है कि इतना टर्नओवर हो गया तो ही हम प्रॉफिट करेंगे, अदरवाइज लॉस होगा। ये सब चीज़ें एक है। दूसरा एक बिजनेस था, उनके यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम ही नहीं था, मीडियम लेवल के बिजनेस था, अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था। बहुत सालों से उनका ये था कि एकदम लास्ट डेट ऑफ ड्यू डेट है इनकम टैक्स की, तो उस समय वो सब चीज़ें है फाइनलाइज करते थे, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस समय करते थे। तो 1 साल ऐसा हो गया था कि बिकॉज ऑफ सस्पेंस ही नहीं क्लियर हो गया कि अकाउंटेंट यहाँ पे लोग हैं तो उनको पता रहेंगे कि वो कुछ कुछ अकाउंटेंट सस्पेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी इंटरेस्ट अगर क्लियर नहीं हो गई तो सस्पेंस में एंटर कर लेते हैं, करेक्ट। और बाद में बोलते हैं कि हम एज एंड व्हेन जब रिक्वायरमेंट है या फिर जब टाइम मिलेगा तो उस समय क्लियर करेंगे। तो उनके पास इतना सस्पेंस था कि वो क्लियर ही नहीं कर पाए, उनका इनकम टैक्स का ड्यू डेट हो गया फिर भी वो क्लियर नहीं पाए। तो हमने क्या किया कि वहाँ पे ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम बिल्ड की, तो सस्पेंस का जो लेजर है वो हमने उनके अकाउंटिंग सिस्टम से हटा दिया। हुँ। और आज के केस में कि वो 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को वो उनका जो डेटा है वो फाइनल करवा के, उनके एंड से अकाउंटेंट एंड से फाइनल करवा के चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके भेजते हैं ऑडिट के लिए। तो ये सब ऐसे ही इम्प्रोवाइजेशन है, वो सब किए हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया संतोष जी, इस पॉडकास्ट से हमारी लर्निंग तो ये है कि हर महीने एक फाइनेंशियल डेटा प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति पता पड़े। करेक्ट, पूरा सार ऑफ द पॉडकास्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपका आने के लिए एंड आई होप विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बिज़नेस और बहुत सारी कंपनीज़ आपके पास आती रहें और एक बार आप फिर हमारे पॉडकास्ट में आएँ। तो थैंक यू सो मच सर। ज़रूर, थैंक यू सो मच फॉर इन्विटेशन।